आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पहली बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर राहत काम को, जहां पर सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है। बंगापानी के तांगा में सर्च ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई है। बारिश की वजह से ऑपरेशन पर फिलहाल ब्रेक लगा है। आपको बता दें, तांगा में सर्च ऑपरेशन में अब तक 5 लोगों की डेड बॉडी बरामद की गई। 6 लोगों की तलाश अब भी चल रही थी। बंगापानी के तांगा में बादल फटने से 11 लोग लापता हो गए थे, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम भी लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई थी। बारिश रुकने के बाद कल एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी। और पिथौरागढ़ के सीमांत इलाकों की बात करें तो हर साल यहां बरसात आफत बनकर ही बरसती है। शायद ही कोई ऐसी बरसात हो जो लोगों की जिंदगी पर भारी न पड़ी हो। धारचूला, मुनस्यारी और बंगापानी तहसील प्रकृति के तांडव से सबसे ज्यादा खौफजदा है, लेकिन इस बार आसमानी आफत बंगापानी पर भारी पड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जौलजीबी मुनस्यारी रोड के ठीक नीचे ये गोरी नदी बह रही है। गोरी नदी आमतौर पर साफ रहती है, लेकिन अभी देखिए आप, ये पूरी तरीके से मटमैली हो चुकी है। उच्च हिमालयी इलाकों में बीते 3-4 दिनों से भारी बारिश जारी है। बंगापानी तहसील पर प्रकृति का कहर बीते कुछ सालों में मौत बनकर टूट रहा है। 3 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं की यह तहसील प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से मुनस्यारी, धारचूला को मात दे रही है। जीवन दायिनी कही जाने वाली गोरी नदी का तेज बहाव बरसात में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। आलम ये हो गया है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही यहाँ 2 दर्जन से अधिक घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। आने जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी टूट जाता है और जानवरों को जंगल लेने में भी परेशानी होती है। तो सभी रास्ते जो है अस्त व्यस्त हो चुके हैं और हम लोग जो है, अगर बरसात का मौसम आ गया तो हम रात भर नहीं सोते। गोरी नदी के कटाव से मदकोट, मवानी, दवानी, दारमा, मदरमा, गुल्फा और सिराघाट का इलाका सबसे अधिक खतरे में है। गैला और तांगा में आई आसमानी आफत ने कई लोगों की जान ले ली है। मुख्य धारा से कोसों दूर बसे इन इलाकों तक पहुंच पाना भी अब मुश्किल हो रहा है। शासन और प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि उनका विस्थापन किया जाए। और साथ में जो रोड की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रिप का काम चलता है, लेकिन यहाँ पर ग्रिप की कोई एक मशीन नहीं है, जिस कारण राहत कार्यों में बाधा पहुँच रही है। रहने लायक ही नहीं हो रहा, चलने का ही रास्ता ही नहीं है, कहीं कोई वो ही नहीं है, चलने लायक ही नहीं हो रहा। बिल्कुल स्लाइडिंग हो रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, मकान के इधर उधर पूरा ध्वस्त हो गया कई घर। तो बीते 10 सालों में इन इलाकों में करीब 150 से अधिक लोग आसमानी आफत में जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। बावजूद इसके आपदा प्रबंधन अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं तैयार कर पाया है। ये बात अलग है कि हर बरसात में सरकारी तंत्र खुद को एक्टिव जरूर दिखाता है, लेकिन संकट के वक्त ये सक्रियता दूर दूर तक नजर नहीं आती है। जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग मटकोट से ठीक तकरीबन 1 किलोमीटर पहले बंद है। ये बीआरओ की ये सड़क है, हालांकि पीडब्ल्यूडी का जेसीबी इसको खोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं भारी मलबा इस सड़क में आया हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। एक तरीके से इस रोड में पूरी तरीके से आवाजाही फिलहाल बंद है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, मदकोट, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के लोगों के दिन का चैन, रात की नींद सब हवा हो चुकी है। हर रोज खौफ के साए में जी रहे हैं ये लोग। पिथौरागढ़ से एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर नाचनी के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। तस्वीरों में भी देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार के साथ पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कें पूरी तरह से बंद और लोगों में खौफ इस बात का भी रहता है कि ये बोल्डर अगर उनके मकान पर गिरता है या फिर इसी तरीके से जो भूस्खलन है उसकी जद में अगर उनका घर आ जाता है, वाहन, तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और अब बात चमोली की करते हैं, जहां एक बार फिर पहाड़ से गिरते मलबे की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। तस्वीरें चमोली के विष्णुप्रयाग और गोविंद घाट के बीच की बताई जा रही हैं। बताया ये जा रहा है कि हाईवे पर अचानक पहाड़ से मलबा गिरा, जिसके बाद एनएच बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले लामबगड़, भनीर पानी और नंद प्रयाग के हिलेरी पार्क के पास भी चट्टानी मलबा गिरा था, जिसकी वजह से एनएच बंद हो गया था, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद खोला जा सका।
लेकिन विष्णु प्रयाग और गोविंद घाट के बीच एक बार फिर से मलबा गिरा और बद्रीनाथ NH एक बार फिर से बंद हो गया है। और अब खबर कोटद्वार से, जहां NH 334 पर दुगड्डा के पास 5वें मील के पास बादल फटा और हड़कंप मच गया। बादल फटने से पहाड़ी से आए मलबे से NH की सड़क बंद हो गई। वहीं सड़क पर अचानक आए मलबे की चपेट में एक कार भी आ गई। कार सवार तीनों लोग सतपुली से कोटद्वार की ओर जा रहे थे। इसी बीच पहाड़ पर बादल फटा और तीनों उसकी चपेट में आ गए। 400 फीट नीचे खोह नदी में कार जा गिरी। मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने कार के ड्राइवर का रेस्क्यू किया। 2 लोग अभी भी लापता हैं। राजमार्ग 534 पर 5वें मील के पास बादल फटने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1:45 बजे करीब NH के पास पहाड़ों पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो मलबा यहाँ पे निकला था उसके चपेट में आने से एक जो कार है वो नीचे नदी में जा गिरी है। वो उस समय क्रॉस सड़क से कर रहा था, मलबा पूरा पहाड़ों से सड़क पर आया और कार उसकी चपेट में आ गई। उसके अलावा SDRF की जब टीम मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 2 व्यक्ति जो कार सवार थे वो लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो NH है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास बने ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर से सटी दीवार ध्वस्त होकर ब्रह्मकुंड घाट पर आ गिरी, जिससे बड़ा नुकसान घाट को पहुंचा। आकाशीय बिजली इतनी भीषण थी कि ट्रांसफार्मर के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद गंगा सभा के अध्यक्ष, महामंत्री और स्थानीय प्रशासन के लोग भी हर की पैड़ी पहुंचे, नुकसान का जायजा लिया। चलिए, और आज दिन के सबसे अहम खबर की बात कर लेते हैं। 4 धाम देवस्थानम एक्ट से जुड़ी ये खबर, जिसमें हाईकोर्ट से उत्तराखंड सरकार को फौरी राहत मिली है। एक बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी को झटका देते हुए अधिनियम को संवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी की पिटीशन डिसमिस कर दी है। एक कोर्ट ने अपना जजमेंट में सेक्शन 22 में जो डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यूचर होना था फ्रॉम द डेट, वो आज ही उन्होंने इमीडिएटली उसको कर दिया है। दैट्स ए टेक्निकल थिंग, बट अदरवाइज कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड ऑल अवर आर्गुमेंट्स एंड डिसमिस देयर पिटीशन। तो हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर बताया कि अब इस मसले को वो सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। तो फिलहाल 4 धाम देवस्थानम एक्ट पर हाईकोर्ट का जो फैसला आया उससे सरकार ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कर दिया है कि इस मसले को वो सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगे। और दूसरी तरफ साधु संत जो समाज है, जो लगातार इस बोर्ड के अगेंस्ट में है, उनका कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। और वहीं विपक्ष ने भी तेवर साफ कर दिए हैं कि इस लड़ाई में वो साधु संतों के साथ है, यानी कि सरकार के सामने अभी भी मुश्किलें कम नहीं हैं। उत्तराखंड सरकार साल 2019 के आखिरी महीनों में देवस्थानम एक्ट को लेकर आई, जिसके दायरे में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 51 मंदिरों को लाते हुए इनके मैनेजमेंट के लिए देवस्थानम बोर्ड बना दिया गया। एक्ट के अस्तित्व में आते ही पंडा पुरोहितों से लेकर विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। पंडा पुरोहितों की ओर से भाजपा के ही सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट चले गए। इसके साथ ही सरकार की मुश्किलें तो बढ़ी, लेकिन ताजा फैसले से वो अब राहत महसूस कर रही है। हम देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का। सरकार की जो इच्छा थी 4 धाम बोर्ड बनाने के पीछे जो भावनाएं थी, उस पर एक तरह से न्यायालय ने मोहर लगाई है। हालांकि फैसला भले ही सरकार के पक्ष में हो, लेकिन चुनावी वर्ष में उसकी चुनौतियां बढ़ भी सकती हैं।
पंडा पुरोहितों का कहना है कि सरकार यदि बेहतर व्यवस्थाओं के नाम पर ये सब कर रही है तो उसे फिर पूरे राज्यों के मंदिरों का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेना चाहिए। चारों धामों के पंडा पुरोहित अब इस मामले को सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, इस डिसीजन से हम थोड़ा सा हताश हैं, लेकिन निराश नहीं हैं। अब हम जो हमारी चारधाम महापंचायत है उसकी बैठक होगी और जो डिसीजन है उसकी कॉपी को पूरा पढ़ा जाएगा, उसी के अनुरूप आगे की निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल चारों धामों को एक्ट के तहत लाने का ड्राफ्ट तो पूर्ववर्ती नारायण दत्त तिवारी सरकार में ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन तब सरकार इस पर अमल करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। त्रिवेंद्र सरकार न सिर्फ बहुमत से एक्ट पास कराने में सफल रही, बल्कि कोर्ट ने भी उसके फैसले पर मोहर लगा दी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ सुनील प्रभात की रिपोर्ट। हालांकि एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ये साफ किया है कि कांग्रेस साधु संतों के साथ खड़ी है और ये देखने वाली बात होगी कि अदालत में आखिर सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा है। हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। देखिए, कोर्ट के निर्णय पर तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते, हमें ये पता नहीं वहाँ क्या प्ली दी गई, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत रूप से देवस्थानम बोर्ड में तीर्थ पुरोहितों की मांग के साथ खड़े हैं, क्योंकि इतना सरकारी दखल भी नहीं होना चाहिए कि उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो। और उत्तराखंड में जमीन से जुड़े खातों में अब महिलाओं का भी नाम होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इससे महिलाओं को खेती के साथ साथ स्वरोजगार के लिए लोन लेने में आसानी होगी। सीएम ने कहा कि राज्य में खेती से जुड़ा 90% काम महिलाएं करती हैं। वहीं महिलाएं स्वरोजगार के जरिए अपना आय बढ़ाना चाहती हैं। ऐसे में जब जमीन के खातों में महिलाओं का भी नाम होगा तो उन्हें आसानी से लोन मिल सकेगा और महिलाएं काम कर सकेंगी। मानना है कि जब महिलाएं हमारा खेती का 98% काम करती हैं या 90% काम करती हैं, वो बेचारी लोन नहीं ले सकती क्योंकि उनका नाम पे ज़मीन नहीं होती है। और इसलिए हम पति के भूमि पर उस पर उनका भी स्वामित्व होगा ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। तो उत्तराखंड में पति की जमीन पर अब पत्नियों का भी उतना ही हक होगा, उनका नाम होगा। इधर देहरादून से खबर, ऑनलाइन क्लास को प्रदेश में भी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा सचिव ने लागू करने के निर्देश दिए। प्री प्राइमरी क्लास के लिए 30 मिनट ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति की बात सामने आई है। क्लास 1 से लेकर 8 के बच्चों के लिए 45 मिनट का 2 ऑनलाइन सेशन होगा, जबकि क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए 35 से 45 मिनट के 4 सेशन ऑनलाइन क्लासेस हो सकते हैं। हालांकि बहुत से स्कूलों से ये लगातार शिकायतें परिजनों की देखने को मिल रही है कि इन गाइडलाइंस का पालन स्कूल की ओर से नहीं हो रहा है। इधर प्रदेश में इस साल सरकारी विभागों में 2000 पदों पर होने वाले रिटन एग्जाम इस एग्जाम पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। अप्रैल, मई और जून के महीने में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अलग अलग विभागों में 2000 पदों पर परीक्षाएं करवानी थी, जिसमें समूह ग के पेपर से लेकर आबकारी और प्रवर्तन सिपाही, सहायक कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी की महत्वपूर्ण परीक्षाएं शामिल हैं। लेकिन कोरोना की वजह से ये एग्जाम्स लटक गए थे। आयोग के सचिव का कहना है कि कोरोना की वजह से परेशानी जरूर है, लेकिन बहुत जल्द इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। कोविड की बहुत सारी चैलेंजेस हैं हमारे सामने हैं एग्ज़ाम कराने में, और मुझे लगता है इंडिया में सारे कमीशन के सामने अभी तक किसी ने भी एग्ज़ाम शुरू नहीं किए हैं। मुख्य दिक्कतें ये हैं कि सारे हिंदुस्तान से बच्चे आ सकते हैं, दिल्ली बॉम्बे से भी हमारे बच्चे आ सकते हैं, कंटेनमेंट जोन से भी आ सकते हैं, तो उनके साथ कैसा मसला होगा आप, क्योंकि जब एग्ज़ाम शुरू करेंगे तो किसी भी कैंडिडेट को रोक नहीं पाएंगे। हमेशा जो भी पेपर की विज्ञप्ति आई है उसका ये जल्दी से पेपर नहीं करवाते हैं, और वर्तमान समय में भी ऐसा ही हो रहा है। जितनी भी विज्ञप्तियाँ निकाली है इन्होंने अभी भी, वैसे ज़्यादा दिनों न्यूज़ पेपर में ही निकाली है, बट उसके बावजूद भी जो निकाली है उसके पेपर इन्होंने अभी तक एक भी पेपर नहीं करवाया है। देहरादून में पुष्पांजलि बिल्डर के मालिक दीपक मित्तल और राजपाल वालिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
डालनवाला थाने में दोनों के खिलाफ एक और मामला दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर यूपी के मर्चेंट नेवी में कार्यरत सुरेंद्र पाल ने पुष्पांजलि बिल्डर से फ्लैट खरीदा था और पैसे का भुगतान भी कर दिया था, लेकिन फ्लैट बिल्डर ने किसी और को दे दिया। इस मामले में अब डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बताया ये भी जा रहा है कि सुरेंद्र पाल ने एक फ्लैट के लिए 1,15,00,000 रुपए का भुगतान किया था। दोनों बिल्डर पर यह तीसरा मुकदमा है। इससे पहले भी दोनों ने मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। फिलहाल मामले से जुड़ा दीपक मित्तल देश से बाहर है, जिसे देश में लाने के लिए पुलिस कोशिश में जुटी है। कहना है कि जो इसका एक प्रोजेक्ट था उसमें एक फ्लैट इसने बुक किया था और उसका पैसा भी हैंडओवर कर दिया था लोन लेने के बाद, और फ्लैट इसको नहीं देकर के किसी और को दे दिया गया है, जिससे इसका पैसा भी डूब गया और उसके साथ धोखाधड़ी भी हुई है। और जो हमारे सीईओ हैं डालनवाला, उन्होंने जो इसमें एग्जामिन किया तो ये बातें सही निकल के आ रही हैं कि ये एग्रीमेंट इसके साथ किया गया था उस फ्लैट के बारे में, और इसने पैसा भी ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद इसको हैंडओवर नहीं करके किसी और को कर दिया गया है। तो इसमें हम लोग लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। और अब खबर देहरादून से, जहां पर 7 दिन के एक बच्चे को माता पिता छोड़कर कहीं चले गए। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के बंजारावाला इलाके में किसी अज्ञात व्यक्ति ने 7 दिन के इस बच्चे को छोड़ दिया, जिसकी सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की देखरेख में बच्चे का इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने बच्चे को स्वस्थ बताया है। वहीं पुलिस अब बच्चे के परिजनों की तलाश में जुटी है। पुलिस इसे बच्चा चोर गिरोह के चंगुल के एंगल से भी जांच कर रही है कि किसी बच्चा चोर गिरोह ने इस बच्चे को तो यहां नहीं छोड़ा था। बच्चे की हालत ठीक है, बच्चा स्टेबल है, बुखार बिल्कुल नहीं है, पल्स बिल्कुल अच्छा है, और हम उसको जो फीडिंग दे रहे हैं उससे बच्चा का डेवलपमेंट ठीक है। पुलिस उस बच्चे को लेकर के उसका प्राइमरी मेडिकल और पूरा चेकअप और पूरा मैन इंद्रेश में कराया। वहाँ जाकर के उसका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। अभी भी वो मैन इंद्रेश में है और स्वस्थ है बच्चा, ठीक है, उसका स्वास्थ्य ठीक है, सारे उसके टेस्ट हो चुके हैं। उसके जो परिजन हैं या कौन उसको रख के गया है, इसकी हम जांच कर रहे हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।